अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने हिंदी टर्म 1 के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारी परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो इस परीक्षा की रिवीजन के लिए हमने एक जूम सेशन भी लिया था और आपको परीक्षा के बारे में, परीक्षा के सवालों के बारे में एक जानकारी भी आपको मिली थी और तैयारी भी हमने की थी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कैसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से आपको उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को, कहानियों के छोटे छोटे शब्दों को, इम्पॉर्टेंस चीज़ों को, शब्दार्थों को पढ़ना है। बच्चों, इस हिंदी के वीडियो लेक्चर में हम बस हमारे पोर्शन को एक और बार गो थ्रू करेंगे या फिर एक और बार देखेंगे कि हमारी पाठ में क्या लिखा है और कौन सी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं और उसका मतलब क्या था। तो हम बहुत ही शॉर्ट में इस पार्ट को पढ़ेंगे और बस देखेंगे कि समरी क्या है हमारे चैप्टर्स की। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये आपकी हिंदी पाठमाला है जो कि आपकी मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 7 है, आपके पास होनी चाहिए। आपको हिंदी की किताब खोलनी है और सबसे पहले इंडेक्स में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टर्म 1 एग्ज़ाम पोर्शन लिखा गया है। हम जानते हैं आप सभी के पास पोर्शन पेपर होगा, पर एक और बार आपको याद दिलाने के लिए कि आपके पोर्शन में आपको 3 पाठ है, जो कि पहली कविता है वानर से मानव तक, किताब की कहानी है और न्याय मंत्री। ये तीनों पाठ हमने पढ़े हैं। तो ये 3 पाठ पर आपको परीक्षा देनी है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं हमने पहली कविता कैसे पढ़ी। बच्चों, वानर से मानव तक हमारी पहली कविता थी। इस कविता में हमने वानर से मानव तक का सफ़र देखा कि किस तरीके से इंसान का वानर से मानव तक विकास हुआ। इस कविता को आपको पूरी तरीके से पढ़कर याद करना है, क्योंकि बच्चों कविता की पंक्तियाँ पूरी करने के लिए आपको इसके सारे शब्दों को याद करके एक कविता की सारी पंक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, अगर आप सही पर्यायवाची शब्दों को भी पढ़ना, सॉल्व करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे और आप ये सवाल आपको अगर आ जाए कि पानी में या डैश पर यहाँ वहाँ बस जाते थे, तो आपको पता होना चाहिए सही जवाब चारों ऑप्शन से पृथ्वी है। तो बच्चों, जैसे सबसे पहले जीवाणु पानी में पैदा हुए, फिर धीरे धीरे वह बदलते गए और कहानी में अलग अलग मोड़ आते गए हैं और जीवाणु फिर विकसित होने लगे, रूप बदलने लगे, उसके बाद पानी में, पृथ्वी पर हर जगह बसने लगे। इस कविता में हमें बताया गया है कि सांप, केचुए, मेंढक पानी के पहले अंदर आए और फिर धरती पर कौन आए थे? हाथी, भालू और अपने दादा बंदर। इनमें से चिंपैंजी बंदर जो थे वो पेड़ों पर जो रहते थे, फूल कली ही खाया करते और सर्दी गर्मी सहते थे। उसके बाद क्या बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवों की क्या होने लगी? आबादी जब बढ़ने लगी तो नहीं रही खाने पीने की पहले जैसी आज़ादी। खाने पीने की पहले जैसी आज़ादी नहीं रही, क्योंकि पहले तो सिर्फ यही थे, बाद में बहुत सारे जानवर, जीव जंतु आने लगे तो खाने पीने की आज़ादी नहीं रहने लगी। लड़कर अपना खाना, अपना शिकार करना पड़ता था। फिर तो बंदर दादा क्या किया उन्होंने? पेड़ों पर जो फूल कली खाया करते थे वो पेड़ से नीचे उतर पड़े और सीधे तनकर मानव जैसे 2 पैरों पर खड़े हुए और उंगली और अंगूठे के बीच लगे पकड़ने चीज़ों को, उन्होंने चीज़ों को पकड़ना सीखा, जैसे कि भाला, हथियार है, जिससे वे शिकार करने लगे और अपने पेट को भरने लगे। छोड़ दिया बंदर दादा ने पीछे सारे जीवों को। और जिस तरीके से वानर ने अपने विकास में कदम उठाए हैं, जैसे कि 4 पैरों के बजाय 2 पैरों पर चलना, फिर खुद से शिकार करना, तो सारे जीवों को, सारे प्राणियों को, पशु को, जीव जंतुओं को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, सबसे ताकतवर बन गए। बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी है, बात नहीं पर ताज़ी है ये लाखों साल पुरानी है। क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी है और ये बात ताज़ी नहीं है पर लाखों साल पुरानी है। लाखों साल पहले ऐसे मानव का बंदर से विकास हुआ था, ऐसे इस कविता में कहा गया है। कविता के कवि कौन है? अनवारे इस्लाम।
तो बच्चों, इस कविता के आपको शब्दार्थ पढ़ने हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में एक ऐसा भी प्रश्न है जिसे आपको शब्दार्थों के सही अर्थ पहचानने हैं। प्रश्नों के आपको मौखिक और लिखित प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि ये भी आपको सही पर्याय चुनाव में आ सकते हैं। बच्चों, जैसे हमने पहले भी आपसे कहा था कि आपको व्याकरण बोध भी पढ़ना है, आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने हैं और याद करने हैं, ताकि आप सही शब्द चुन सके। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विपरीतार्थक शब्द भी आपको पढ़ने हैं। इसी तरीके से आपको पहली कविता पढ़नी है। आइए देखते हैं हमारी दूसरी कहानी क्या है। हमारा दूसरा जो पाठ है उसका नाम है किताब की कहानी। इस किताब की कहानी में के पाठ में आपको किताबों के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले जानकारी मिलती है हमें कि किताब किस तरीके से साक्षर व्यक्ति को मिष्ठान्न की तरह से ज़्यादा अधिक मीठी लगती है, और किताबों के बारे में बताया गया है कि किताबें कैसी होती है। सुंदर सुंदर चित्रों वाली मनभाती किताब होती है। कैसे किताब की दुनिया हमारी दुनिया से अलग होती है, सुंदर और अनूठी होती है। उसके पन्ने पलटते ही अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द हम सब भूल जाते हैं और वही उस अनोखी दुनिया में खो जाते हैं, और अपनी जगह बैठे बैठे दूर के सारे जगहों पर हम सफ़र कर आते हैं। किताबों के पन्ने पलटते पलटते उसमें लिखी बातें लिखते हम भी महसूस करते हैं कि हम वहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग जगह पर हम भी जाकर आए हैं। किताब ही हमें क्या करती है? किताब है तो हमें हज़ारों साल पहले की जानकारियाँ भी मिलती हैं। किताब नहीं होती तो हमें यह जानकारी मिलना नामुमकिन होता। और किताब क्या बताती है? हमें राज्यों के उत्थान पतन की खबरें देती है, नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराती है, संतों, ज्ञानियों, नेताओं के अनुभवों का लाभ हमें पहुंचाती है और हमें प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है। अब किताब को आज के इस रूप में पहुंचने तक बच्चों बहुत सारे पड़ाव को पार करना पड़ा है। कागज़ का जो आविष्कार और छपाई करने वाली मशीन का जो आविष्कार है वो बस 1000 साल पहले हुआ था। बस 1000 साल पहले किताबों पर छपाई होने लगी और कागज़ 1000 साल पहले बना, पर किताब जो है वो 5000 साल पहले से अस्तित्व में है। यानी कि पहले कागज़ नहीं था, पर फिर भी किताबें बनाई जाती थी। अब वो कैसी बनाई जाती थी, किन चीज़ों से बनाई जाती थी, और कागज़ के अलावा पहले क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, ये सब हम पाठ में आगे देखते हैं। तो अब हम कहेंगे कि क्यों कागज़ तो नहीं था तो फिर किताबें कैसी बनी। तो आज की तरह पहले इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी और आबादी भी नहीं थी, इतने लोग भी नहीं थे। तो लोग क्या करते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें गांव के गांव में ही बनाते थे, क्योंकि उनके पास ट्रैवल करने के कोई मोड्स नहीं होते थे या फिर साधन नहीं होते थे। तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान थी। गांव में ही रहना है, जो भी चीज़ें चाहिए वो खुद गांव वाले ही बनाते थे, सारी चीज़ें वही मिल जाती थी। बाहर कहीं आना जाना कोई चीज़ वो नहीं करते थे। तो उनके जो दिमाग थे बहुत कम चीज़ों के बारे में सोचते थे, तो उनकी स्मरण शक्ति, याद करने की जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब अपने समय के ऋषि की वाणी से निःसृत ज्ञान को लोग कंठस्थ कर लेते थे। फिर लोग कैसे, किताबें नहीं थी तो लोग इस नॉलेज को कैसे याद करते थे? लोग बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि मुनि, इन सारे लोगों से क्या करते थे, जो सारा वो जो इन्फॉर्मेशन डेटा जो देते थे, जो ज्ञान वो बांटते थे, वो पूरा ज्ञान वो कंठस्थ यानी कि पूरा याद कर लेते थे और अपने आगे की पीढ़ियों तक उसे पहुंचा देते थे। अपने बच्चों को उसे सिखाते थे, फिर वो बच्चे अपने आगे की पीढ़ी को उसे बता देते थे। इसी तरीके से ये सारा ज्ञान और सारी इन्फॉर्मेशंस एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचा दी जाती। उसके बाद क्या होता था, ज्ञान विज्ञान को जिस तरीके से ज्ञान विज्ञान की बातें होती थी, जैसे बहुत सारे हकीम, सारी दवाइयों की बातें, कभी कभी ये सारी बातें, बहुत सारी बातें याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो उसे क्या करते थे, छालों, भोजपत्रों आदि पर लिख लिया जाता। लकड़ी की जो छालें होती हैं, लकड़ी के जो पेड़ की छालें होती हैं और भोजपत्रों, उस पर भोज नाम के पेड़ के पत्ते पर लिख दिया जाता था, क्योंकि कागज़ का आविष्कार तभी हुआ नहीं था, तो उस पर लिख दिया जाता था। और कुछ खास चीज़ों को संभाल कर रखने के लिए चित्रों का सहारा भी लिया जाता था। कुछ चीज़ों को बताने के लिए चित्र भी निकाल कर वो उसे लिख कर रखते थे, ताकि वो आगे उसका इस्तेमाल कर सके। ऐसा 6000 साल पुराना एक चित्र मेसोपोटामिया में भी मिला है।
अब उसके अलावा लकड़ी की छालों और भोजपत्रों के अलावा भी कच्ची मिट्टी की आधार पट्टियों पर धार्मिक नैतिक सूक्तियाँ भी लिख दी जाती और बहुत महत्वपूर्ण जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी ऐसे ही लिख दिए जाते। फिर इन पट्टियों को पकाकर लेखांकन को सुरक्षित कर लिया जाता, आग में उसे भुना जाता ताकि वो मिटे नहीं और मिट्टी की पट्टियाँ पक्की बन जाए। और फिर उसके बाद जो पद्य होता है यानी कि जो कविताएं होती है वो आसानी से याद कर लिया जाता था, इसीलिए सारा जो इनका ज्ञान था या फिर मालूमात थी वो उसको कविताओं की रचनाओं में लिखते थे। इसी तरीके से ये सारा ज्ञान, प्राचीन ज्ञान जो अभी तक यहाँ पे हमें पता है कि 5000 साल पहले ऐसा लिखा गया था, ऐसा कहा गया था, ऐसे लोग करते थे, ये सारी चीज़ें हमें किस तरीके से हम तक पहुँची है, इन सारी तरीक़ों से लोगों ने इसे संभाल कर हम तक पहुँचाई है। अब संसार में लिपियों का आविष्कार जो है कागज़ पहले हुआ और कागज़ का बाद में। पहले लिखने के जो शब्द है वो पहले बने और कागज़ बाद में बना। सबसे पहले फिनलैंड के लोगों ने सबसे पहले क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया और उन्होंने ये कब किया? ये कारनामा उन्होंने ईसवी सन से भी 1500 साल पहले किया। ठीक है, ये सारी वर्णमाला जो फिनलैंड के लोगों ने बनाई, सबसे पहले उसे यूनानियों ने अपनाया और इसमें और कुछ सुधार भी किए और उसके बाद इसको पेड़ के पत्ते, चमड़े आदि पर लिखने का काम इसके बाद शुरू हुआ। मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में क्या होता था, पानी का एक पौधा था जिसे पेपिरस कहा जाता था। उसके पत्ते लिखने में वो लोग काम में लाया करते थे। फिर उस पट्टी को जो पत्तों पे लिखा है उसको लकड़ी की डंडी पर लपेट कर रखा जाता और यही कारण है कि आज भी हम जो लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस कागज़ को पेपर कहा जाता है, क्योंकि वो पेपिरस के पत्ते से पहले बनाया जाता था। अब ईस्वी सन 1 में क्या हुआ, अज्ञात रोमन ने इन रीलों को एक आकार में काट कर इन पत्रों का एक पुलिंदा बनाया और इसे ही जोड़कर संसार की पहली किताब का आविष्कार हुआ। प्राचीन काल में इतिहास को भोजपत्रों पर लिखा जाता था और लिखने के लिए मोरपंखी डंडी काम में लाई जाती थी और चमड़े पर भी लिखा जाता था। और सन 105 में सबसे पहले चीनियों ने किताब के लिए कागज़ का तोहफा दिया। उन्होंने ये कागज़ चीथड़ों, पेड़ की छालों, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर लुगदी बनाकर बनाया था। अब लगभग 6 शताब्दियों तक यह आविष्कार चीन में ही रहा। उसके बाद एक बार अरब घुमक्कड़ों की वजह से ये रोशनी में आया और सबको इस बात का पता चला कि कागज़ कैसे बनता है। अब किताब की ज़िंदगी में सन 1449 में अगला मोड़ आया। जोहान गुटेनबर्ग नाम के एक जर्मन नागरिक ने क्या किया, धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया, यानी कि मेटल से बने वर्ड्स कार्विंग करने का उन्होंने आविष्कार किया जिससे छपाई हो सके। इसी तरीके से छपाई की सबसे पहली पद्धति ईजाद हुई या उसका आविष्कार हुआ। ये टाइप कंपोजिंग मशीनें जो है टाइपराइटर की तरह ही काम करती हैं, जो आज लेटर प्रेस प्रिंटिंग, लिथोग्राफिक प्रिंटिंग, ग्रेवरे प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग के अलावा फोटो कंपोजिंग मशीनें भी कंप्यूटर द्वारा चलाई जाती हैं। कुल मिलाकर सबसे पहले क्रमबद्ध वर्णमाला, फिर कागज़ के आविष्कार और फिर प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों के आविष्कार ने पुस्तक छपाई के काम में अद्भुत क्रांति लाई थी। अब आजकल, पहले तो इतना वक्त लग जाता था एक किताब छापने में, लगभग 109 किताबें छापने में 3 साल का समय लग जाता था। अब तो संसार में हर साल लगभग 10 लाख किताबें छपकर प्रकाशित होती है, यानी कि पब्लिश होती है और इसी तरह सभी विषयों की किताबें छपती हैं। और पिछले कुछ डिकेड से तो भारत में भी हज़ारों किताबें कागज़ पर नहीं बल्कि इंटरनेट के माध्यम से केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर ही छपाई देने लगी है। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं हमारी किताब कैसे हमने मोबाइल पर हम पढ़ते हैं। तो हमारा ये पाठ किसने लिखा है, आशा रानी वोरा ने। तो बच्चों, इस पाठ के भी आपको शब्दार्थ याद करने हैं, प्रश्न उत्तर भी आप याद करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सही पर्याय चुनो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी याद करने हैं, सही या गलत भी आपको पढ़ना है और आपको व्याकरण बोध, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द भी पढ़ने हैं।
तो बच्चों इसी तरीके से आप इस पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं हमारा तीसरा पाठ क्या है। हमारा तीसरा पाठ जो है उसका नाम है न्याय मंत्री। हमने ये कहानी पहले भी पढ़ी है, अब हम बस इसकी एक समरी देखेंगे। न्याय मंत्री कहानी शिशुपाल नामक एक ब्राह्मण की है। शिशुपाल नामक जो ब्राह्मण है वो बहुत ही न्यायप्रिय ब्राह्मण था या फिर न्यायप्रिय इंसान था। बहुत ही सीधा सरल, जो सच बात के साथ खड़ा होना पसंद करता था। ऐसे ही एक बार शाम के वक्त क्या हुआ, अंधेरा हो चुका था और किसी ने शिशुपाल का दरवाज़ा खटखटाया। जब शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि कौन है। तो बाहर से एक आवाज़ आई, जवाब आया कि मैं एक परदेशी हूँ और यहाँ मुझे रात काटने के लिए जगह चाहिए। तो शिशुपाल ने उसे, क्योंकि शिशुपाल एक ब्राह्मण था और हम सब जानते हैं कि जो मेहमान होते हैं वो भगवान समान होते हैं, या फिर अतिथि जो होते हैं वो शास्त्रों के हिसाब से भगवान का रूप होते हैं। तो शिशुपाल को बहुत खुशी हुई कि कोई मेहमान उसके दरवाजे पे आया है, तो बहुत ही आदर से उसने उसको वेलकम किया या फिर उसको अंदर बुलाया, उसका स्वागत किया और उन्हें कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पर आए हैं और हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के अंदर चले गए। उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, भोजन या फिर खाना वाना सब उनको बहुत ही अच्छे से उनकी सेवा की। उससे परदेशी बहुत ही खुश हो गए और सब खाना या फिर भोजन से निपट कर वे दोनों बातें करने लगे। उस बातों में बात उस समय के राज्य के दशा पर चल रही थी कि राज्य की या फिर उस देश की क्या हालत हो गई है, राजा कैसा है, क्या हालत हो गई है, हर जगह किस तरीके का माहौल है। तो शिशुपाल बोल उठे। इसी बात में उन्होंने कहा, आजकल तो बड़ा ही अन्याय नाइंसाफ़ी हो रही है इस राज्य में, मेरा तो खून खौल उठता है ये देखकर। तो परदेशी इस बात पे सहमत नहीं था। परदेशी ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि चिढ़कर वह बोले कि दोष निकालना तो आसान है पर कुछ करके दिखाना बहुत मुश्किल। तो शिशुपाल को ऐसा लगा कि किसी ने उनको चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये जो बेइंसाफ़ी हमारे राज्य में हो रही है उसे ठीक कर दूंगा, मैं सभी को इंसाफ दूंगा। अगर कोई मुझे इंसाफ करने का मौका दे तो मैं सब ठीक कर दूंगा। तो परदेशी ने कहा कि आपको एक चांस चाहिए, आपको अवसर चाहिए, मौका चाहिए। तो शिशुपाल ने कहा, हाँ मुझे मौका चाहिए। और परदेशी ने पूछा, फिर कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी अगर आपको मौका दिया जाए, आप सबको इंसाफ दोगे? तो शिशुपाल ने कहा, बिल्कुल नहीं, कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, मैं सबको न्याय दूंगा। और परदेशी ने पूछा कि कोई अपराधी या फिर कोई गुनाहगार सज़ा से नहीं बच पाएगा? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बच पाएगा। तो परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो शिशुपाल ने कहा, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। अब यह बात उनकी हो गई थी राज्य के न्याय और अन्याय पर। अब परदेशी के मुख से धीरे से एक मुस्कुराहट आई और चली गई। अब परदेशी सुबह होते ही उनके घर से चला गया और सुबह उठकर जब शिशुपाल ने देखा कि वह जा रहे हैं तो उन्होंने उनको आज्ञा दी और परदेशी धन्यवाद देकर वहाँ से उन्होंने विदाई ली। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, शिशुपाल को पूछते पूछते कुछ सिपाही उनके यहाँ पर आ गए। अब शिशुपाल तो बहुत ही सहम गए, डर गए कि मैंने ऐसा क्या काम किया है कि राज दरबार से मुझे सिपाही लेने आए हैं, कि मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। सोचते सोचते वो सिपाहियों के साथ चल पड़े। अब वहाँ जब दरबार में पहुँचे तो उनको बहुत डर लग रहा था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है और उन्होंने क्या पाप किया है या फिर क्या गलती की है। तो उन्होंने सम्राट अशोक दरबार में पधारे। उस राज्य के जो सम्राट थे, सम्राट अशोक जिनका नाम था, वो दरबार में पहुंच गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो जो परदेशी शिशुपाल के घर रात ठहरने आया था वो खुद उस राज्य का राजा यानी कि सम्राट अशोक था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपने तो मुझे पहचान लिया होगा। आपने मुझे कहा था कि अगर आपको मौका मिले तो आप राज्य में जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसे ठीक कर देंगे। तो मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? तो पहले तो शिशुपाल बहुत घबराए, फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो सम्राट ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को दे दी। वो अंगूठी अशोक की राजमुद्रा थी, उनकी राजमुद्रा थी सम्राट अशोक की। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए थे वहाँ के, उन्हें वो जिम्मेदारी दे दी गई थी। शिशुपाल ने क्या किया कि न्याय का सभी जगह न्याय व्यवस्था को सही करने के लिए बहुत सारे
व्यवस्था उन्होंने सही से की, बहुत सारे रूल्स बनाए, बहुत सारी चीज़ों को सही किया और हर जगह इंसाफ हो गया, क्योंकि वो जो भी उनके सामने जो भी प्रश्न आता उसको न्याय दे देते और सही इंसाफ करते। अब उनके चारों तरफ न्याय और सुप्रबंधकी न्याय की हर जगह धूम मच गई। लगभग 1 महीने बाद उससे पहले लोग बहुत ही दुखी थे कि राज्य में बहुत अन्याय हो रहा है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। पर न्याय मंत्री ने जब सब ठीक कर दिया था तो लोग इतने आराम से राज्य में रहते थे कि अपने घर को ताले भी नहीं लगाते थे, कि उनको कोई डर नहीं था कि कोई चोरी कर लेगा, क्योंकि उनको पता है जो भी चोरी करेगा उसे न्याय मंत्री दंड देंगे। और इस डर से कोई चोरी भी नहीं करता था और सभी बहुत आराम से रहते थे और उस राज्य में कोई गलत काम नहीं होता था। लगभग 1 महीने बाद क्या हुआ, एक पहरेदार की किसी ने हत्या कर दी। अब सुबह होते होते ये बात सारी जगह फैल गई और लोग बहुत ही हैरान थे कि शिशुपाल के होते हुए न्याय मंत्री के इतने सही न्याय करने के बावजूद ऐसा कौन कर सकता है, किसी की हत्या करने जैसा पाप कौन कर सकता है। तो अब शिशुपाल ने क्या किया, रात दिन एक कर दिए कि वह ढूंढ पाए कि चोर या फिर हत्यारा कौन है। अब बहुत कोशिश करने के बाद शिशुपाल को इस बात का पता चल गया कि हत्या किसने की है। पर जब उस बात का पता चला तो उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, यानी कि वो बहुत हैरान रह गए, क्योंकि वो जो हत्या थी वह खुद सम्राट अशोक ने की थी। अब वह सोच में डूब गए कि खुद सम्राट अशोक ने जब अपने पहरेदार की हत्या की है तो उनको वो कैसे न्याय देंगे और कैसे अपने ही सम्राट को, जिन्होंने खुद उनको न्याय मंत्री बनाया है, वो सज़ा सुना सकते हैं। अब इस बात के लिए उन्होंने बहुत सोचा और अब उन्होंने ठान लिया कि उन्हें क्या करना है। दूसरे दिन वह तैयार होकर दरबार में पहुंच गए और फिर सम्राट अशोक वहां पर बैठे थे। उन्होंने पूछा कि अपराधी का पता चला? तो न्याय मंत्री ने हिम्मत से कहा कि जी हाँ, चल गया। तो सम्राट ने कहा कि उसे उपस्थित करो, हाजिर कर दो, कौन है गुनहगार। तो न्याय मंत्री 2 मिनट उन्होंने रुक कर कहा कि धनवीर गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था और उन्होंने सम्राट की ओर हाथ दिखाकर कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। और पूरे राज्य में, पूरे राज दरबार में एक शांति छा गई कि खुद सम्राट को ही गिरफ्तार करने का आदेश मिला है। न्याय मंत्री ने कहा कि अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनको नहीं पता था कि न्याय मंत्री इतना इंसाफ करना जानते हैं कि अपने सम्राट को भी वो सज़ा सुना सकते हैं। उनको लगा क्योंकि अपराधी सम्राट है, वे अपने फैसले से पीछे हट जाएंगे, परंतु न्याय मंत्री इंसाफ के पक्के थे। उन्होंने राजा तक को कटघरे में खड़े रहने के लिए कोई ऊंच नीच नहीं की या फिर वो डरे नहीं, उन्होंने ये सज़ा सुना दी। तो अब जब सम्राट का हत्या का आरोप सिद्ध हो चुका था, सम्राट ने कहा हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य, पर वो उद्दंड था। जो पहरेदार था वो बहुत ही उद्दंड था, बात नहीं सुनता था या फिर बहुत ही बात ना मानने वाला पहरेदार था, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। अब न्याय मंत्री ने कहा वो उद्दंड था या कैसा भी था, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है और आपको इसका दंड अवश्य मिलेगा और आपको मृत्यु दंड दिया जाता है, आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब सभी जगह सन्नाटा छा गया कि राजा को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद न्याय मंत्री ने फिर एक इशारा किया, उनके इशारे पे एक सेवक एक राजा की एक सोने की मूर्ति, सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर हाजिर हो गया। और न्याय मंत्री ने सबको कहा क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है जो राजा होता है राज्य का वो खुद ईश्वर होता है, तो हम ईश्वर को सज़ा नहीं दे सकते और राजा को सज़ा देना सिर्फ ईश्वर का काम है, तो हम उन्हें सज़ा नहीं दे सकते। इसीलिए हम इस बार राजा को वार्निंग देकर छोड़ते हैं और उनकी जगह, क्योंकि दंड देना ज़रूरी है न्याय व्यवस्था के लिए, उनकी जगह उनकी इस मूर्ति को हम फांसी पर लटका देंगे। इसी तरीके से उन्होंने अपने इंसाफ को कायम किया और हर कोई न्याय मंत्री की जय जयकार करने लगा। और जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ की अंगूठी उतारकर अशोक सम्राट को वापस दे दिया और कहा इससे ज़्यादा मैं इस अंगूठी का बोझ नहीं उठा सकता, या आप वापस ले लीजिए। तो अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए बहुत इमोशनल या गदगद कंठ से कहा कि आपने मेरी तो आंखें खोल दी है।
आपका साहस प्रशंसनीय, आपकी जो हिम्मत है काबिल तारीफ़ है और ये बोझ आपके अलावा कोई और नहीं उठा सकता। आप इस न्याय मंत्री के पद को ना छोड़ना और आप इसी तरीके से निडर होकर हर चीज़ का इंसाफ करना और आपने ये साबित किया है कि आप एक सच्चे न्याय मंत्री हो। तो इसी तरीके से हमारी यह कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो इस कहानी को लिखा है सुदर्शन ने। बच्चों इस कहानी को आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको इसके शब्दार्थ भी पढ़ने हैं और ये 5 मुहावरे और उनका अर्थ भी आपको याद होना चाहिए। सारे प्रश्न उत्तर के उत्तर भी आपको याद होने चाहिए और व्याकरण बोध में भी आपको विपरीतार्थक शब्द, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी परीक्षा की तैयारी के पहले जो रिवीजन होनी थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको आज के जूम सेशन द्वारा भी चीज़ों की बहुत सारी जानकारी हुई होगी और इस वीडियो द्वारा भी आप तीनों पार्ट के कहानियाँ भी आपने समझ ली है और आपने कविता भी देख ली है। तो इन दोनों चीज़ों के सहारे से आप आपकी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है आप आपकी परीक्षा में अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो बच्चों हमारी तरफ से आपके लिए आपको ऑल द बेस्ट और हम अब आपको अगले हिंदी के लेक्चर में मिलेंगे। तो इस कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।